वफा रात भर मोमिन की बातों के बारे में सोचती रही थी। ऐसा ही हमसफ़र तो चाहती थी वो अपनी ज़िंदगी में, जो ना सिर्फ औरत ज़ात को इज़्ज़त दे बल्कि उसको मकाम भी दिलवाए। वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि वो पाकिस्तान में उससे एक मुलाकात कर चुकी है, मगर आज के वाक़ये ने उसके ज़हन पर गहरी छाप छोड़ी थी और आगे जाकर ये क्या रंग लाने वाली थी, उससे वो खुद भी अनजान थी। वफ़ा अपने लेक्चर्स लेने के बाद यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में ईशल का इंतज़ार कर रही थी। जब उसे यूं ही फिरते हुए यूनिवर्सिटी के ज़रा सुनसान हिस्से में बहुत खूबसूरत फूल नज़र आए, तो वो फ़ौरन वहाँ चली आई और उनकी खूबसूरती और खुशबू को सूंघने लगी। साथ ही बैग में से फ़ोन निकाल कर वो खटाखट दो चार तस्वीरें भी खींच चुकी थी। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ गॉर्जियस रोज़ विद रोजेज़। जब पीछे से मर्दाना आवाज़ पर वो पलटी, वो लड़का सीधा सीधा उस पर लाइन मार रहा था, जिसका अंदाज़ा वफ़ा को उसकी आंखों की खबासत देखते ही हो चुका था। फिर क्या था, पठानों के खून ने जोश मारा। डोंट यू हैव एनी मैनर्स? वफ़ा गुस्से से बोली। कोई शक नहीं था कि वो उसे दो चार जड़ देती, मगर अभी वो अकेली थी और दूर एक ही दो लोग थे जो अपने कामों में ही मसरूफ़ थे। बेबी डोंट वेस्ट माई टाइम एंड गिव मी अ किस। वो ये कहते ही वफ़ा के साथ बदतमीज़ी करने के लिए आगे बढ़ा। उस हट्टे कट्टे आदमी से वफ़ा हाथ नहीं छुड़वा पा रही थी। उसने हेल्प हेल्प चिल्लाना शुरू कर दिया। काश कोई तो उसकी मदद को आ जाता। किसी को अपनी मदद के लिए ना आता देख वो रोने को हुई। हाथापाई में चादर ढलक कर कंधे पर आ गई थी। नाक रोने की वजह से लाल हो गया था। जैसे ही वो बदमाश उसे छूने के लिए करीब झुका, उसने शिद्दत से अल्लाह को याद किया और फिर उस लड़के के कराहने की आवाज़ पर उसने आंखें खोली तो एक लड़का उस बदमाश पर झुके उसे बुरी तरह पीट रहा था। असफंदियार, जो ग्राउंड के पुरसकून गोशे में ज़रा कॉल सुनने आया था, एक निस्वानी आवाज़ सुनकर जो मदद के लिए चिल्ला रही थी, फ़ौरन वहाँ आया था, जहाँ एक लड़का मैरून चादर में लिपटी लड़की से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। एक मुसलमान लड़की को यूं बेयारो मददगार देखकर उसका खून खौल उठा और उस लड़के को खींचकर उसने बुरी तरह से पीटा था। बस करो, मर जाएगा वो। वफ़ा ने उस लड़के को बेहोश होता देख असफंद को जैकेट से पकड़कर खींचा, जो उसकी आवाज़ पर साकिन हो चुका था। वो उठा और धीरे धीरे उसकी तरफ पलटा और अपने ख्वाब को हकीकत में बदलता देख उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वफ़ा। उसके मुंह से धीरे से उसका नाम निकला, जो वफ़ा के कानों से मुख्फी नहीं रहा। ओ माड़ा, तुम हमारा नाम कैसे जानती है? वफ़ा ने उसको मशकूक नज़रों से देखा, जो कहीं देखा देखा लग रहा था। हाँ, वो ज़ोर से उछली। तुम तो वही मुश्टंडी है ना जिसने हमको गांव में छेड़ा था। मुश्टंडी? सीरियसली? अपने लिए मुश्टंडी का लफ्ज़ सुनकर असवद सदमे से गिरने वाला हो गया। खुदा के लिए रहम करें पठानी जी, मेरा जेंडर मत चेंज करें। तुम हमारा पीछा करता करता यहाँ तक आ गया। वफ़ा ने उसकी बात को इग्नोर करते अपनी ही छेड़ी थी। मोहतरमा, मैं यहाँ 4 साल से ज़ेरे तालीम हूँ। मेरे ख्याल से आप नई आई हैं। वफ़ा ने भी बादल न खास्ता हामी भरी थी। शुक्रिया। वो कुछ देर बाद बोली तो असफन, जो उसका चेहरा हिफ्स कर रहा था, चौंका। शुक्रिया किस लिए? उसने अचंभे से पूछा। हमारा इज्जत बचाने के लिए। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। जब जब आप किसी ख़तरे में होंगी तब तब खुदा मुझे आपकी हिफाजत के लिए भेजेगा। असफन ने वालेहाना अंदाज में कहा तो वफ़ा कमर पर हाथ टिकाए उसे घूरने लगी। असफन ने उसकी ये अदा भी दिल में उतारी। वफ़ा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशल भागते हुए आई और ज़मीन पर पड़े लड़के को देखकर माजरा समझने की कोशिश करने लगी, जिसे असफन ने सब कुछ बताया। चलो चलें। वफ़ा ने ईशल को चलने को कहा तो वो आगे आ खड़ा हुआ। अपना नंबर तो देती जाएं। क्यों? तुम हमारा मामा है जो हम अपना नंबर देते रहो? जो भी हो, आप दयारे गैर में हैं। यहाँ आपको बहुत सी गंदी जहनीत के लोग मिलेंगे और ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा उनका मुकाबला कर लें, इसलिए इमरजेंसी के लिए नंबर लिखवा दें। वफ़ा ने कुछ समझकर सर हिलाया। उसके लिए आज का ही वाक़या काफ़ी था और वैसे भी ये अच्छा बंदा था। उसके भाई ने उसे लोगों की परख सिखाई थी। उसने असफंद की आंखों में अपने लिए एहतराम ही देखा था, इसलिए उसने बगैर चूँ चरां किए अपना नंबर उसे लिखवा दिया। वो बेचारी ये ना समझ पाई कि इश्क की पहली सीढ़ी एहतराम है। अगर ज़रा गौर से उसकी आंखें पढ़ती तो शायद पहचान लेती। चलो इश्क, और तुम अब हमको बार बार मैसेज करके मुश्तंडियों वाला हरकत मत करना। उसने पहले इश्क को चलने के लिए कहा और फिर बाद में असफन से मुखातिब होते कहा, जिस पर इश्क का उसे मुश्तंडी बुलाने पर हंसी का फवारा निकला। वहीं असफन सर हिलाकर रह गया। उसकी ये जेंडर बदलने की आदत उसके दिल पर लगती थी। वफ़ा को गए 1 महीना हो चुका था और 1 माह बाद इस शहर को उम्मीद से होने की खबर मिली थी, जिससे पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। जरियाब के पाँव तो खुशी के मारे ज़मीन पर ही ना टिक रहे थे।
उसका बस चलता तो सहर को ज़मीन पर पाँव भी ना रखने देता। उसने सहर को हाथ का छाला बना कर रखा था। अभी वो काम से वापस आया तो सहर को एक बैग में कुछ कॉस्मेटिक्स और ज़रूरी चीज़ें रखते देखा तो फ़ौरन उसके पास आया। सहर, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम कोई नहीं काम करोगी, तो फिर ये क्या है? उसने प्यार से सरजनिश की। ज़रियाब, आपका बस चले तो मुझे आप बेड से ही नीचे ना उतरने दें। ये भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो वफ़ा की ज़रूरत के लिए हैं। उसका गुजारा नहीं है इनके बगैर, इसलिए मैं वो चीज़ें पैक कर रही थी जो उसको भिजवानी है। ज़रियाब सहर की वफ़ा से इतनी मोहब्बत पर निहाल हुआ। उसके उसने उसके कहे के मुताबिक उस घर को अच्छी तरह संभाला हुआ था और उसके घर के अफराद से उतना ही प्यार करती थी जितना कि अपने घर वालों से। तो वो क्यों ना उसका गर्विदा होता। इधर आओ, इधर बैठो, तुम थक चुकी होगी। उसने प्यार से उसका हाथ थामते हुए उसे बेड पर बिठाया। मैं तुम्हारा किन लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करूं सहर, कि तुमने मेरे घर को इतनी अच्छी तरह संभाला और मेरे अपनों को उतना ही प्यार दिया जितना अपने घर वालों को। जरियाब ने उसे प्यार से देखते हुए कहा तो सहर फौरन बोली, अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मैंने जो भी किया आपकी मोहब्बत में किया। और वफ़ा, वो तो मेरी बहनों से भी बढ़कर है। उसका भला पहले सोचूंगी, यकीन रखिएगा मेरा। उसने ज़रियाब का हाथ थामते कहा तो ज़रियाब ने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम ली। वफ़ा जल्दी जल्दी में अपनी क्लास लेने जा रही थी जब आगे से होते मोमिन से टकराई, जिसके नतीजे में उसकी असाइनमेंट हवा में लहराकर इधर उधर बिखरी। वफ़ा ने एक नज़र मोमिन को देखा। ये तो वही था। उसे सख्त सुनाने की बजाय वो जल्दी से झुकती अपने पेजेस इकट्ठे करने लगी। मोमिन जो समझा था कि कोई लड़की उसे बात करने के बहाने उससे टकराई है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां मोमिन से बात करने के लिए ऐसे ही बहाने करती थी। गुस्सा उसे उस लड़की की चादर में होने में आया था। तो क्या ये एक मुसलमान लड़की होकर इस तरह की ओछी हरकतें कर रही थी? इससे पहले कि वो उसे डपटता और उसकी इज्जत अफजाई करता, वो उसे नीचे से पेजेस उठाता देख कर ठिठका, क्योंकि वो उससे बात किए बगैर अपने पेजेस उठाने में मसरूफ़ थी। ना ही उसने मुड़कर उसे देखा था। तो क्या ये लड़की उससे गलती से टकरा गई थी? वो उसके सामने झुका। जैसे ही उसकी मदद करने लगा उसकी नज़र उस पर पड़ी। वही आंखें, वो वहीं साकिन हुआ था। इतने दिनों की तलाश ऐसे मुकम्मल होनी थी, ये उसे पता न था। आप, उसके मुंह से बस इतना ही निकला था। मुकाबिल की आवाज़ पर वफ़ा ने अपनी घनी पलकों की झालर उठाकर उसे देखा और यही देखना मोमिन के दिल में तीर की तरह लगा। कितना इंतज़ार किया मोमिन ने उन झील आंखों में डूबने के लिए, और जब वो आंखें सामने थीं तो उसका दिल चाहा कि वो पूरी तरह उनमें डूब जाए और वहाँ से निकलना उसे नसीब ही ना हो। उसकी महवियत को देखकर वफ़ा ठिठकी। जी, आप तो वही हैं ना जो बागीचे में आई थी। मोमिन ने उसे याद कराने की कोशिश की, जिस पर वफ़ा नासमझी से उसे देखने लगी। फिर अचानक उसके जहन में झमाका हुआ और उसे वो दो छिछोरे लड़के याद आ गए और मोमिन की वडेरा लुक भी याद आई थी। जब उसने पहली दफ़ा मोमिन को देखा था, वो उसे कोई सख्त गबरू वडेरा सा लगा था, जिसकी सख्त नज़रों ने ही उन लड़कों की बोलती बंद कर दी थी। वफ़ा ने याद आने पर समझ कर सर हिलाया। तब तक वो अपने कागजात भी इकट्ठे कर चुकी थी। वो दोनों इकट्ठे ही खड़े हुए और वफ़ा उसे सॉरी कहते हुए अपनी क्लास की तरफ चल दी, क्योंकि उसे देर हो रही थी। पीछे वो कितनी ही देर उस दरवाजे को देखता रहा जहाँ से गुजर कर वो अंदर गई थी। उसे अपनी ज़िंदगी का हासिल मिल चुका था, बस उसे हासिल करना बाकी था। क्या वो उसके साथ कबूल क्या वो उसका साथ कबूल करेगी? उसने दिल में सोचा। अगर ना भी करेगी तो तब भी वो उसे हासिल करके ही रहेगा। उसके दिमाग ने फौरन दलील दी, मगर इस दलील पर दिल कुरलाया। कभी ज़बरदस्ती भी रिश्ते हुआ करते हैं। अब दिल और दिमाग की जंग में जीत किसकी होनी थी, ये तो वक्त के साथ ही पता चलना था। वक्त गुजरता गया। वफ़ा की मोमिन से मुलाकातें होती रहीं। जाने अनजाने में वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे, लेकिन अभी तक किसी ने भी एक दूसरे को फ़ोन या मैसेज नहीं किया था। मुलाकात भी सरसरी होती। ना ही वो इस बारे में बात करते कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोमिन कई दफ़ा उसे आजमा चुका था। जब कभी वो दोस्तों में बैठता तो वो पास से ऐसे गुजर जाती जैसे जानती ही ना हो। उसकी यही अदा मोमिन को मुतासिर करती थी। वो कब चाहता था कि उसकी मिल्कियत को कोई और देखे भी सही। दूसरी तरफ असफन भी वफ़ा को वक्तन फ़वक्तन मैसेजेस करता रहता। कभी वो परेशान होती तो असफन का मैसेज खुद ब खुद आ जाता, जिस पर वो भी कभी कभार हैरान होती कि उसको पता कैसे चल जाता था कि इस वक्त वो मुसीबत में है। उसके मशवरों पर चल तक आज तक वफ़ा को मदद ही मिली थी। गुल, मैं कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा हूँ।
मोमिन ने वफ़ा को मुखातिब करते हुए कहा। वो वफ़ा को गुले लाला के नाम से ही जानता था। वो अब तक उसके असल नाम से ना वाकिफ़ था और ना ही वफ़ा ने उसे बताया था, क्योंकि वफ़ा को मोमिन के मुंह से गुल कहना ही पसंद था। मगर क्यों? वफ़ा ने बेचैनी से पूछा। पापा का बिजनेस देखने, मोमिन ने उसे बताया। क्या जाना हमसे भी ज़्यादा ज़रूरी है? उसने आंखों में आंसू लिए कहा तो वो लब भींच कर रह गया। गुल, तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें एक सरदार की बीवी बनना है। उसके लिए तुम्हें मजबूत होना होगा, अपने एहसासात पर बंद बांधना होगा, तभी जाकर तुम अपनी मोहब्बत हासिल कर सकोगी। उसने वफ़ा की चादर का पल्लू उसकी पेशानी तक करते हुए कहा और उसकी चादर पर बोसा दिया। अब जितनी जल्दी हो सके मुझे अलविदा कहो, और अब तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू नज़र ना आए, वरना मुझे वहाँ भी बेसुकूनी होती रहेगी। मगर वफ़ा उसे ये ना कह सकी कि मोहब्बत में जज्बात पर बंद नहीं बांधा जाता, क्योंकि ये तो बड़ी बेपरवाह होती है। उसकी बात सुनकर गुले लाला ने सर हिलाया और अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए उसे खुदा हाफिज का, और देखते ही देखते वो उसकी आंखों के आगे से ओझल हुआ। पीछे वो उसकी खुशबू के हिसार में खुद को मुकम्मल महसूस करने लगी थी। मगर कब तक? क्या तुम्हारा कोई रिश्ता आया था? असवंत के मैसेज पर वफ़ा ने अचंभे से फ़ोन को घूरा। हाँ, मगर तुमको कैसे पता कि हमारा रिश्ता आया था? वफ़ा ने मशकूक होते हुए मैसेज किया। कुछ नहीं, बस वैसे ही। कुछ देर बाद भाभी ने भी उसे रिश्ते के मुतालिक बताया था, जिसे सुनकर वो परेशान हो गई। उसने कुछ वक्त मांगा था। वो कैसे मोमिन की जगह किसी और को दे सकती थी? कभी नहीं। वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। ये तो धोखा होता ना, मोमिन से भी और उसकी शरीक हयात से भी। वो सर पकड़कर बैठ गई जब अचानक उसे असफंद की बात याद आई। कहीं असवद, ओ माड़ा, ये क्या हो गया? जैसे जैसे वो सोचती जा रही थी, कड़ी से कड़ी मिलती गई। असफंद का गांव में मिलना, उसे दयारे गैर में बचाना, उसकी हर जगह मदद करना, उसकी आंखों में वो बेनाम लामहदूद जज्बा यानी मोहब्बत था। ओफ, वो क्यों ना समझ सकी? ये तो बहुत गलत हो गई। अब हम क्या करें? हम उसको कैसे बताएगा कि जिससे वो मोहब्बत करता वो तो बहुत पहले किसी और को दिल दे चुका। वफ़ा की आंखों से असफंद के लिए आंसू निकलने लगे। उसने बार बार असफंद से पूछा था कि वो किसी लड़की से मोहब्बत करता है, मगर वो हर बार ये कहकर टाल देता कि जब तक वो लड़की खुद उसकी बेलौस मोहब्बत को नहीं पहचानेगी, तब तक वो भी इजहार नहीं करेगा। और वफ़ा उसकी बेतहाशा मोहब्बत देखकर रश्क करती। उस लड़की पर उसका भी दिल करता कि मोमिन भी उससे इतनी ही मोहब्बत करता जितनी असफंद उस लड़की से करता है। मगर अब आगाही वफ़ा का दिल चीर रही थी। उसे कैसे भी करके असफंद को सच्चाई बताना थी, जो तल्ख थी और अजियत भरी भी। असफंद, हम तुमसे मिलता है कल यूनिवर्सिटी ग्राउंड में 11 बजे। उसने कांपते हाथों से मैसेज लेकर असफंद के नंबर पर सेंड किया और बेदम होते बेड पर गिरी। असफंद ने उसका मैसेज सुबह पढ़ा था और तब से वो बेचैन था। अब बस बहुत हुआ। मैं अब और ये बात अपने तक नहीं रख सकता। मैं वफ़ा को अपनी मोहब्बत से आज ही आगाह करूँगा। उसने आंखों में मोहब्बत के जुगनू लिए सोचा और तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ा, इस बात से बेखबर कि उसका दिल किस बुरी तरह टूटने वाला था। वफ़ा को ग्राउंड में दरख्त के नीचे बैठा देख वो उस तक पहुंचा। सलाम पठानी साहिबा, कैसी हैं? उसने शौक होते कहा, जिसके जवाब में मुस्करा भी ना सकी थी वो। क्या उसके जवाब में वो उसके चेहरे को ऐसे ही चहकता देख सकेगी? दिल ने नफ़ी की थी। असफंद, हमको तुमसे एक ज़रूरी बात करना। मुझे भी, असफंद ने बेताबी से कहा। वफ़ा खूब समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है, मगर शायद हमारा इस बात के बाद तुम वो बात भूल जाए। कुछ तो था उसके लहजे में जो असफंद चौंका। क्या बात है वफ़ा? कोई मसला है तो बताओ मुझे, उसने परेशानी से पूछा। वो तुम थे ना जिसने हमारे घर रिश्ता भेजा? ओह, उसने जैसे समझ कर सर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है? उसने शरारत से सर झुकाकर हाथ पॉकेट में डालकर एक पाँव से ज़मीन खुरचते पूछा। हम किसी से प्यार करता? वफ़ा ने कहा तो वो नासमझी से उसे देखने लगा। उसकी बात असफंद के सर पर से गुजर गई। क्या मतलब? मतलब ये कि हम मोमिन से प्यार करता है। वफ़ा ने उसके सर पर धमाका किया। यानी मेरा कज़न मोमिन? उसके अल्फाज जैसे टूट टूट कर निकले, जैसे उस वक्त वो खुद टूटा था। असफंद, हमारी बात नहीं, प्लीज़ वफ़ा, मुझे समझने तो दो। वो मोहब्बत जो मैं तुम्हारी आंखों में देखता था, वो मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे कज़न मोमिन के लिए थी। उसने घुटनों के बल गिरते हुए कहा। आंसू मुसलसल उसकी आंखों से बहते अपनी कीमत खो रहे थे। वफ़ा भी उसके साथ ही नीचे बैठ गई। हमको माफ़ कर दो, हम ये सब नहीं चाहता था। वफ़ा ने हिचकियों के बीच रोते हुए कहा। एक मिनट वफ़ा, मुझे यकीन तो कर लेने दो कि वो मोहब्बत तो मेरी थी ही नहीं जिसे मैं अपना इश्क समझ बैठा था। उसका ज़ख्मों से चूर लहजा वफ़ा को बुरी तरह रुला गया। वो लड़खड़ाते कदमों से उठा। कहाँ जा रही है तुम? वफ़ा ने उसकी हालत के पेश नज़र फ़ौरन पूछा।
उसने अपनी सुर्ख बहती आंखों से वफा को देखा, जैसे आखिरी बार अपनी मोहब्बत को नज़रों में उतार रहा हो, चाहे फिर मौका मिले ना मिले। तुम मेरे जिगर जैसे भाई से मोहब्बत करती हो, तुम मेरे जिगर जैसे भाई की मोहब्बत हो, जिसे उसने खुद भी मुझ पर आया ना किया, तो मैं कैसे उसकी मोहब्बत उसे छीन सकता हूँ। अब से तुम मेरे लिए मोतबर और एहतराम के काबिल हो। असफंद की आवाज़ में टूटे कांच की किरचियाँ थी, जो वफा के दिल को अंदर तक लहूलुहान कर गई। असफंद, उसके मुंह से फौरन उसका नाम निकला। यूं मेरा नाम ना लो, कहीं मेरा दम ही ना निकल जाए और महबूब की आंखों के सामने जान निकलने का शब्द शायद मुझे बख्शा नहीं गया। जा कहाँ रही है तुम, ये तो बता के जाओ। वो उसके पीछे लपकती तड़प कर बोली, वहीं जहाँ अपनी मोहब्बत को कत्ल करके अपने हाथों से दफना सकूं। असफी वफा के मुंह से रोते हुए निकला था। कितनी चाह थी उसे ये नाम वफा के मुंह से सुनने की, और पूरी भी कब हुई, जब वो किसी और की हो चुकी थी। उसने पलटकर वफा को देखा, जो खुद भी उसके गम में शरीक उसी की तरह रो रही थी। मोहब्बत ना सही, मगर असफन से वफा का दिल का रिश्ता था, जिसे वो झुठला नहीं सकती थी। अगर तुम मेरे भाई की पसंद ना होती तो खुदा की कसम तुम्हें चुरा कर इतनी दूर ले जाता जहाँ किसी की रसाई मुमकिन ना होती, और ऐसा करते मुझे तुम भी ना रोक पाती। वो आखिरी बार मुड़कर उसे दिल में उतारता, बस कुर्ब से इतना ही बोला और वहाँ से निकलता चला गया, क्योंकि अब आंसू उसकी आंखों को धुंधला रहे थे और दिल फटने को था। लग रहा था कि जैसे अभी जान निकल जाएगी। इसलिए सब छोड़ अपनी मोहब्बत को जिंदा दफनाने चला गया, जिसके लिए बहुत जिगरा चाहिए था। जाने अनजाने में वो मोमिन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे चुका था, अपनी मोहब्बत को जिंदा कुर्बान कर चुका था। पीछे वफा भी उसके दुख में रो पड़ी, मगर वो ये जान नहीं पाई कि उसे टूटते देख तकलीफ उसके दिल को क्यों हो रही थी, सांस उसे क्यों नहीं आ रहा था। एक हफ्ता बीत चुका था उसे असफंद यार को देखे, ना ही उसे आना था और ना ही वो आया। वफा उसे एक दफ़ा देखना चाहती थी कि वो ठीक भी है कि नहीं, लेकिन उसने तो उसके मैसेजेस तक का रिप्लाई ना किया था। उसके दोस्तों का कहना था कि वो एक हफ्ते से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। सभी उसके लिए परेशान थे। या अल्लाह, क्या हमने उसके साथ कुछ गलत कर दिया? हम क्या करता अल्लाह, इस दिल में तो पहले ही मोमिन बसा है, फिर असफंद को जगह कैसे देता? तू ही बता कि हम गलत है, क्या हमने मोमिन की मोहब्बत चुनकर गलत किया है क्या? वफा खुदा के सामने गिड़गिड़ा रही थी। जब से उसने असफंद का दिल तोड़ा था, उसे किसी पल चैन ना था। आज यूनिवर्सिटी में सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी थी। असफंद और मोमिन की भी आज आखिरी पार्टी थी, मगर मोमिन किसी काम में बिजी होने की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आया, और ना ही असफंद को किसी ने देखा था। यूनिवर्सिटी में भांत भांत के लोगों का हजूम लगा था। हर कोई यहाँ वहाँ नक्शा सा तैयार हुआ फिर रहा था। कई जगह तो लड़कियां और लड़के एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले घूम रहे थे। ऐसे में वफा ईशल के साथ उस पार्टी में आई। खुद को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी वो। उनका भी लास्ट ईयर हो चुका था। वो सिर्फ अपना सर्टिफिकेट लेने आई थी, लेकिन उनकी प्रैक्टिस अभी 1 साल की बाकी थी। अगर सर्टिफिकेट ना लेना होता या असफंद से मिलने की आखिरी उम्मीद ना होती, तो वो कभी ना आती। पूरे हुजूम में बस वही थी जो चादर में लिपटी थी। उन्हें सर्टिफिकेट मिल चुका था। उन्होंने हर जगह देख लिया, मगर असफंद वहाँ नहीं था। अब वो थक हार कर वापस जाने लगी थी कि एकदम म्यूजिक बदला, और किसी इंडियन ने ब्लू है पानी पानी गाना लगाया, जिस पर सब नाचने लगे। इस सब के दौरान धक्कम पेल में ईशल का हाथ वफा के हाथ से छूट गया। वफा और ईशल एक दूसरे को पुकारती एक दूसरे के पास पहुंचने की कोशिश करने लगी, मगर रश की वजह से एक दूसरे के पास पहुंच नहीं पा रही थी। जूं ही 2-3 लड़के वफा के पास आते उसे डांस की ऑफर करने लगे, तो वो कदम पीछे हटाती मजीद पीछे होने लगी, यहाँ तक कि वो स्विमिंग पूल के पास पहुंच गई, जिसकी गहराई 8 फीट थी। अचानक वो एक लड़की से टकराई, जिसने उसे घूर कर देखा और धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगी। जी हाँ, वो लड़की कोई और नहीं, रोजी थी। तो वो तुम हो जिसकी खातिर उस मोमिन ने मुझे इनकार किया? रोजी ने उसके कंधे पर हाथ मारते कहा, तो वो एक कदम पीछे हुई और हैरत से उसे देखने लगी। तुम्हारी खातिर उसने मुझे ठुकराया है? क्या है तुम में, तुम्हारे इस सो कॉल्ड तंबू में? रोजी ने हकारत से उसको देखते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहा। एकदम म्यूजिक बंद हुआ और सब उनकी तरफ मुतवज्जो हुए और तमाशा देखने लगे। लिसन, वफा ने उसे बाज रखना चाहा, लेकिन वो फिर बदतमीजी पर उतर आई और उसके कंधे पर हाथ मारकर उसे पीछे धकेलने लगी। मोमिन सिर्फ मेरा है, सिर्फ रोजी का। मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी, कभी नहीं, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। उसकी आंखों में सफाकियत, नफरत और जुनून देखकर वो ठिठकी।
خود کو سارے مجمع کا مرکز بنا دیکھ اس کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ سما جائے اس میں۔ آخرکار وہ مومن کی محبت کی وجہ سے ذلیل ہو ہی گئی۔ لسن ٹو می، وفا نے اسے سمجھانے کی پھر سے ناکام کوشش کی۔ روزی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے ایک قدم کے فاصلے پر پھول کو۔ کچھ سوچ کر اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ آگے بڑھی اور دونوں ہاتھ وفا کے کندھے پر جمائے۔ مومن کو میں صرف ایک ہی صورت میں پا سکتی ہوں، اگر ہم میں تم باقی نہ رہو، اس نے کسی خپتی عورت کی طرح وفا کو کہا اور کچھ بھی سمجھنے سوچنے کا موقع دیے بغیر اسے پول میں پھینک دیا۔ پانی میں ارتعاش پیدا ہوا اور وفا اس کے اندر ڈوبتی چلی گئی۔ لالا روح، ایشل ایک چیخ کے ساتھ پول کی طرف لپکی اور اسے آوازیں دینے لگی۔ وفا نے بہت ہاتھ پیر مارے، پانی اس کے ناک کان گلے میں گھستا جا رہا تھا، اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ ٹھنڈے یاق پانی نے اس کے ہاتھ پاؤں جما دیے تھے، یہاں تک کہ اس کے ہلتے ہاتھ پاؤں ساکت ہونے لگے۔ اس کی چادر اس سے جدا ہو کر پول کی سطح پر آ گئی۔ ایشل! وفا کی چادر دیکھ کر ڈر کے مارے ایشل چلائی تھی، سمبڈی ہیلپ! کوئی تو مدد کرو، اسے تیرنا نہیں آتا۔ ایشل نے سسکتے ہوئے پورے مجمع سے فریاد کی، مگر سارے کے سارے کان بند کیے بس تماشا انجوائے کر رہے تھے۔ روزی کے خلاف جانے کی ان میں ہمت ہی کہاں تھی؟ بس روزی ہی تھی جس کے چہرے پر قارون کے خزانے کو پا لینے جیسی چمک تھی۔ ایشل پھر وفا کو آوازیں دینے لگی۔ روخ! وفا کی سانسیں اب تھمنے لگی تھیں، ایک شدید درد کی لہر اس کے جسم میں پھیل گئی، اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے دو مہربان ہاتھوں کو اس نے خود کو اس کی باہوں میں سمیٹتے دیکھا تھا، اور پھر اس کا دماغ معاف ہو گیا، مکمل ذہن پر تاریکی چھا گئی، اور پھر اسے کچھ یاد نہ رہا۔